हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ यज्ञ विद्या में। बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 को लेके हम लोग डेडिकेटेड बैच शुरू किए हैं। इस कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं शुरू में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। आज का क्लास 23 अगस्त 2024 को री एग्जाम जो हुआ था उस पे है। शिफ्ट 1 में री एग्जाम हुआ था। उस पेपर में हम लोग जीएस पोर्शन का आज बात करेंगे। बच्चों, जीएस पोर्शन के जो 37-38 क्वेश्चन आए उस पे तो बात करेंगे, साथ ही साथ डिटेल में उससे रिलेटेड और क्या-क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसको भी देखते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? बच्चों, मैं पहले भी बोल रहा था कि क्लास शुरू हो करते समय पेन और पेपर लेके आप लोग रहे। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो साथ में आप लोग पेपर पे आंसर देते जाएं, जिससे कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से कितना क्वेश्चन आपको आता है, क्योंकि अगले स्लाइड में इसका जवाब भी आपके सामने रहता है। तो पहला स्लाइड में ही आप लोग खुद पेपर पे इसका आंसर लिख लें। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। और इसका जवाब होगा भूटान। आसान क्वेश्चन है, भूटान इसका जवाब है। अगर इस भूटान को आप लोग मैप में भी देख सकते हैं कि भूटान बिल्कुल तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और ऊपर से मतलब उत्तर में चाइना है, बाकी तीनों तरफ इंडिया से घिरा हुआ है। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान को ड्रक युग या थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। भूटान का कैपिटल है थिम्पू और भूटान के कैपिटल का नाम है नुगुट्रम। मैं कैपिटल और करेंसी इसलिए आपको बताता हूँ कि आपके सिलेबस में स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है मुद्राएं। हर कंट्री का मुद्रा जानना आपको जरूरी है, इसलिए जब जब किसी भी कंट्री का जिक्र होता है उस कंट्री का मुद्रा, उस देश का राजधानी आपको बता दिया जाता है, जिससे आपके सिलेबस भी पूरा होते जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। मुझे पता है कि इस ये क्वेश्चन आप लोग में से सारे बच्चे को पता होगा, क्योंकि आजकल आप लोग सब बच्चे सोशल मीडिया पे हैं। तो इसका जवाब है गूगल। गूगल सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन है, यह सोशल मीडिया साइट नहीं है। इसका स्थापना 1998 में हुआ था। एक फैक्ट आप लोग जान ले, इसका स्थापना 1998 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? सर रैली पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है? जितना आजकल आप लोग नाम सुने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल सर्च इंजन है। सर्च इंजन किसे कहा जाता है बच्चों? सर्च इंजन कहा जाता है जिसपे हम लोग कुछ सर्च करते हैं। मान लो कि अभी आपको पेपर सर्च करना है तो आप कहाँ पे सर्च करोगे? या तो यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल पे जाकर सर्च करोगे। तो गूगल एक सर्च इंजन है। आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पे क्यूआर कोड लगा दिया गया है, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं और फ्री में स्टडी मटेरियल को स्कैन कर सकते हैं, पीडीएफ उसका ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपकी तैयारी के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका तैयारी के हर कदम पे हम आपके साथ हैं। एसएससी का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, हम लोग सारा चीज को कवर करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरा प्रश्न आज का है कि डैश आपको शुरुआत में भरना है कि में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका है कैट फिशिंग, स्मिशिंग, इमेज फिशिंग या बीपीएन। और इसका जवाब है इमेज फिशिंग। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि हैकर्स एंटीवायरस से बचने के लिए इमेज फाइलों के अंदर दुर्भावनापूर्ण कोड छिपाते हैं। स्मिशिंग के बारे में जान लेते हैं कि एसएमएस के माध्यम से की जाने वाली फिशिंग को स्मिशिंग कहा जाता है। दो तरीके से, एक एसएमएस के द्वारा भी आपको फंसाया जाता है और एक आपको हैकर्स इमेज फाइल भेज के भी फंसाते हैं। दोनों के लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी अलग-अलग यूज़ करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं कैट फिशिंग। कैट फिशिंग यूज़ होता है ऑनलाइन किसी को धोखा देने के लिए फर्जी पहचान बनाना, इसे हम लोग कहते हैं कैट फिशिंग। सबके लिए अलग-अलग टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आप लोग टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझ लें कि किस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होगा। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन है डुब्रोवनिक,
एम्स्टर्डम, मेक्सिको सिटी या जग्रेब। और इसका सही जवाब है जगरवेब। जी हाँ, जगरवेब राजधानी है क्रोएशिया की। क्रोएशिया की करेंसी है यूरो, जो कि उसने 1 जनवरी 2023 को अपनाया। इसका लोकेशन देख लो, मैप में आपको लोकेशन बताया गया है। यह मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोप के चौराहे पे स्थित है। अगला सवाल है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन, यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, यह आतंकवादी संगठनों की को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, या डी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। और इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ये अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। इसके बारे में जो कुछ एडिशनल फैक्ट है वो आप स्क्रीन पे उसे भी आप लोग समझ लो। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन है 1947, 1885, 1905 और 1857। बच्चों देखो, पिछले बार भी मैं बताया था कि कुछ क्वेश्चन का जवाब तो आपको डायरेक्ट आता है, कुछ का जिसका जवाब नहीं आता है, निगेटिव मार्किंग आज के समय में नहीं है। इस साल निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए या देना ही पड़ेगा। और इसमें अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो आप लोग कुछ ऑप्शन को छांटते जाए। जैसे 1947 हो सकता है तो नहीं, क्यों? क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था। हर जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हर सन में कुछ ना कुछ घटनाएं हुई थी। जैसे 1947 में भारत की आजादी हुई थी, 1905 बंगाल बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, 1857 जो है भारत में प्रथम क्रांति कहा जाता है, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। एक ऑप्शन बचता है बी, 1885। उसका जवाब होगा 1885। जिस बच्चे को आता है उसके लिए तो काफी आसान है, लेकिन जिसके लिए नहीं आता है आप लोग इस तरह से दूसरे ऑप्शन को अलग कर सकते हैं। तो जवाब इसका है 1885। कभी कभी पूछा जाता है कि किनके द्वारा किया गया है? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ध्यान दो, एओ ह्यूम एक इंग्लिश थे, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस पे भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, हम लोग जब हिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे तब डिटेल में बताएंगे क्या सिद्धांत है। कोई सेफ्टी वॉल का सिद्धांत भी कांग्रेस की स्थापना के संबंध में बताया जाता है। मतलब काफी इसमें डिबेट है। अभी ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आपको एओ ह्यूम को याद रखना होगा, 1885 को ध्यान में रखना होगा। और आप ध्यान रख सकते हैं 28 दिसंबर 1885 वो स्पेसिफिक डेट है जिस दिन कांग्रेस का स्थापना हुआ। पहला बार अधिवेशन, ये पहला बार जो उनका मीटिंग था वो किस जगह हुआ उसको भी आप लोग ध्यान दो। पहला बार जो मीटिंग हुआ था वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में हुआ था। और पहले सेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बच्चों देखो, 72 डेलीगेट जो भाग लिए थे, इसको बहुत जानना बहुत जरूरी है। ये 72 मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीसीएस, यूपी पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने पर्सन ने भाग लिया था। तो उसका जवाब होगा 72। एक एडिशनल फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि मुंबई में आज के समय में मुंबई, उस समय बॉम्बे कहा जाता था, वहां पे तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला बार मीटिंग हुआ था। लेकिन बॉम्बे से पहले किस जगह इसका मीटिंग होने वाला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कल इसका जवाब दूंगा कि बॉम्बे से पहले कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन किसी दूसरे जगह होने वाला था। आपको बताना हो है कि पहला मीटिंग जो होने वाला था वो कौन सा जगह था, आप कमेंट में जरूर मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित था? भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित था? ऑप्शन है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली जो आज का नाम है। और इसका जवाब है बॉम्बे, ये आज का मुंबई। और वो स्पेसिफिक जगह का नाम है जुहू एरोड्रम। जुहू एरोड्रम है, 1928 में भारत के पहले नागरिक उड्डयन हवाई अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। 1932 में जेआरडी टाटा ने कराची से जुहू के लिए पहली वाणिज्यिक मेल उड़ान को संचालित किया। कराची से जुहू मतलब कराची से बॉम्बे के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान की शुरुआत जेआरडी टाटा ने 1932 में किया था। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि कितना लिमिट के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। तो जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? ऑप्शन है 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 5 लाख। इसका जवाब ध्यान से सुनना बच्चों, इसका जवाब तो होगा 20 लाख।
लेकिन जब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे कि सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो सर्विस सेक्टर के लिए है 20 लाख, जबकि गुड्स के लिए 40 लाख। ध्यान दो, नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो आपको बताना होगा 20 लाख, लेकिन स्पेसिफिक बता अगर पूछा जाएगा कि गुड्स के लिए कितना है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो है 40 लाख, सर्विस के लिए 20 लाख है, किसी-किसी राज्य के लिए 10 लाख भी है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट के लिए 20 लाख है, इसलिए आपको 20 लाख की ध्यान रखना होगा। और जीएसटी से संबंधित एक फैक्ट जो मैं लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ हर क्लास में कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। यहाँ पे बच्चों स्लाइड में बहुत अच्छे से आपको जीएसटी लिमिट के बारे में बताया गया है। एक बार इसे ध्यान से आप लोग जरूर देख लेना क्लास समाप्त करने के बाद। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद। और इसका जवाब है गौतम बुद्ध नगर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि गौतम बुद्ध नगर जिला हो के भी फेमस है, उसके अंदर नोएडा आने वाला जो जगह उसको लेके। ज्यादातर केस में जिला फेमस होता है, उसके अंदर जो छोटा-छोटा जगह रहता है वो उतना फेमस नहीं होता है। यहाँ पे उल्टा ही है, गौतम बुद्ध नगर उतना फेमस नहीं जितना फेमस नोएडा है। तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आता है, ये आपका जवाब हो गया। नोएडा को आपको जान के ये आश्चर्य लगेगा कि नोएडा को जानबूझ के बसाया गया था, 1976 में बसाया गया था। इसके पीछे कारण था, अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो फुल फॉर्म इसका है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। संक्षेप में एक कहानी भी बता देता हूँ। दिल्ली में ओखला एक जगह है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। जब ये देखा गया कि अब दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होने के कारण रेसिडेंशियल पर्पस में दिक्कत होने वाला है, ये बात फ्यूचर को देखते हुए ये इंडस्ट्री को शिफ्ट किया गया नोएडा में और एक जगह बसाया गया जिसको नोएडा रखा गया नाम। पहले उसको न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता था, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसको नोएडा कहा जाने लगा। यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है और दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। गौतम बुद्ध नगर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है, ना कि नोएडा। तो ध्यान दे दो कि गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा कहलाता है, नोएडा भी नहीं कहलाता। और जैसे मैंने बताया कि इसकी स्थापना 1976 में यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? ऑप्शन है ये अपने सदस्य देशों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, यह विकसित विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। और इसका जवाब है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। 2009 में G20 शिखर सम्मेलन अ, लंदन में हुआ था। उसके बाद इसका स्थापना करने का विचार आया था। इसका हेडक्वार्टर बेसल में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। भारत भी इसका सक्रिय सदस्य है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? और आपका जवाब है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ आप स्लाइड में भी आपको दिखाया गया है मैप कैलेंडर बना के कि 9 अक्टूबर, देखो बच्चे 9 अक्टूबर होता है वर्ल्ड पोस्ट डे और 10 अक्टूबर है नेशनल पोस्ट डे। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। 9 अक्टूबर हो गया, जो पहले आएगा वो विश्व, जो बाद में आएगा वो भारत। इस तरह से इसको याद करना आप। अगला क्वेश्चन है जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? सिंपल क्वेश्चन हुआ कि होम मिनिस्टर 2024 के समय में कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या नित्यानंद राय? और इसका जवाब है अमित शाह। जून में भी अमित शाह जी थे, अभी भी जनवरी 2026 चल रहा है, आज के समय में भी अमित शाह जी गृह मंत्रालय के हेड है या गृह मंत्री है भारत सरकार में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, नरेंद्र मोदी जी आप सब जानते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर है और नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री है। गृह राज्य मंत्री कहा जाता है, आप कह सकते हैं डिप्टी डिप्टी होम मिनिस्टर आप कह सकते हैं, उसी को गृह राज्य मंत्री कहा जाता है। अगर अमित शाह जी किसी कारणवश छुट्टी पे है तो गृह मंत्रालय का कार्यभार उस केस में नित्यानंद राय जी को संभालना है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कहा जाता है या गृह राज्य मंत्री कहा जाता है। अगला सवाल है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे?
1946, ध्यान दो बच्चों, 1946 पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सत्यकांत दास, डी सुब्बाराव, उदित पटेल या सी डी देशमुख, जिसका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। और इसका जवाब है डी, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। इसके बारे में एक दो फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे कौन? सर सी डी देशमुख पहले गवर्नर थे आरबीआई के। 1946 में भारत में पहली बार विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसमें 1000 10,000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए। 1000 10,000 और एक 500 भी था, तीनों नोट 500 1000 और 10,000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया। आप सोच सकते हो 1946 में भी, उस समय में 10,000 का नोट चलता था। आज के समय में आरबीआई के गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा और ये इनका टर्म है 26 आरबीआई गवर्नर है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 5, भाग 3, भाग 4 या भाग 2। इसका जवाब है भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, से संबंधित है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उसका उल्लेख किया गया है। बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी बता दूं कि नागरिकता भाग 2 में आता है और आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार आता है। जहां तक संघ सरकार की बात है वो भाग 5 में आता है और आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार उसके में आता है। आप लोग स्लाइड को भी देखते रहेंगे, आप लोग के लिए काफी अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे कि बहुत बार अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है तो बच्चे को बस देख के याद हो जाता है, इसलिए आपके लिए उसी तरह से डिजाइन किया गया है स्लाइड को। अगला सवाल है पुस्तक ए लाइफ मिस ए लाइफ मिसस्पेंट वाज रिटेन बाय होम। ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सुरकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, जवाहरलाल नेहरू या महादेवी वर्मा। और इसका जवाब है सुरकांत त्रिपाठी निराला। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट है जो स्क्रीन पे दिया गया, इसको एक बार जरूर आप देख लें। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव, दूसरा है वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव, या डी जल वाष्प की उपस्थिति। क्या कारण है आकाश के नीलेपन का? तो अगर संक्षेप में कहा जाए कि आकाश में नीलापन का मुख्य कारण है कि नीला प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में अधिक बिखराव होता है, उसमें अधिक बिखराव होता है, जिस कारण से ये छोटी तरंगों के रूप में गमन करने लगती है। यही कारण है कि हम अधिकांश समय आकाश को नीला देखते हैं। डिटेल में आपको स्लाइड पे और बाकी फैक्ट दिया गया है, एक बार स्लाइड को देख लेंगे, इसमें जितने फैक्ट उसको भी जान लेंगे। हेमंत सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया। बच्चों हाल ही में निधन का मतलब है ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो हाल ही में निधन समझ सकते हो उस समय की बात है। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े हुए थे? टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? और ये जवाब है क्रिकेट। रमन सुब्बा राव क्रिकेट से जुड़े हुए थे। कुछ फैक्ट है कि उन्होंने 1958 से लेके 1961 तक इंग्लैंड के लिए क्रिकेट मैच खेला है, 13 मैच खेला था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्हें 1961 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1961 ये 1961 में प्रेसिडेंट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से भी सुब्बा राव को सम्मानित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखोगे। ये क्वेश्चन अब आने का चांसेस नहीं है, ना के बराबर ये आने का चांस है, बस एग्जाम में पूछा गया था इसलिए आपको बता दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? ऑप्शन है जल प्रदूषण, उष्मीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जवाब है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण इसके बारे में जान लेते हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन जल निकाय में पोषक तत्वों मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक वृद्धि है। अ, अगर मैं आपको उदाहरण के लिए समझाऊँ तो आप देखोगे कि बहुत जगह जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पे हरा-हरा काई जैसा जमा हो जाता है जिसे शैवाल कहते हैं। ये किस जगह उत्पन्न होता है? यह ज़्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस जहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे ये
इसका कुछ इफ़ेक्ट भी पड़ता है। इफ़ेक्ट ये है कि इसके होने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और जिस कारण से पानी के अंदर जितने भी मछली या कोई और जलीय जानवर हैं, वो मरने लगते हैं। तो शैवाल अ, पानी में रहने वाले जीव के लिए काफ़ी खतरनाक है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ये कम कर देता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या महानदी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस ये बार-बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसको ध्यान से देख लो, क्वेश्चन फिर पूछ सकता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर ये लंबा है और ये भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम भी देख लेते हैं। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। देखो बच्चे यहाँ पे आप मैप में देख रहे हो कि इसका उत्पत्ति महाराष्ट्र में दिख रहा है, यहाँ से होता है उत्पत्ति और ये प्रवाहित यहाँ से प्रवाहित होते ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ध्यान दो कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और समाप्त कहाँ होती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया और आपका जवाब है ऑप्शन डी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया एनएचआरसी। इसके बारे में एक दो फैक्ट जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। एनएचआरसी के पहले चेयरपर्सन का नाम वो जान लो, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। एनएचआरसी के पहले चेयरपर्सन थे रंगनाथ मिश्र। एक बार और देख लो कि एनएचआरसी चेयरमैन जो है हमेशा वो रिटायर्ड जज होंगे, रिटायर्ड जज होंगे। पहले एनएचआरसी के हेड थे रंगनाथ मिश्र। आज के समय वर्तमान समय में एनएचआरसी के हेड है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। वर्ष 1985 को कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? महिला, युवा, बच्चे या दृष्टिहीन? तो आपका जवाब है युवा। संयुक्त राष्ट्र ने 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में नामित किया था। इसका मुख्य विषय सहभागिता, विकास और शांति था। 2 फैक्ट ज़रूर आप लोग को जानना चाहिए। एक इंटरनेशनल यूथ डे, ये होता है अगस्त 12 को, जो पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था और हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने कल या परसों की वीडियो में बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है उस दिन, 12 जनवरी को। उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त। साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया इसी तरह से राष्ट्रीय डाक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूजन वाला रहता है। इस तरह के क्वेश्चन को 2-3 बार आप लोग देखिए, तब आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। बच्चों, एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारी क्लास के पीडीएफ और नोट्स हैं, वो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाकर स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी पे जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। इसमें से ऑप्शन आपका है गुणात्मक, मात्रात्मक, मिश्रित या एक्शन और आपका जवाब है गुणात्मक, जिसे क्वालिटेटिव कहते हैं। स्लाइड पे इसके बारे में दिया गया, एक बार आप इसे पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रिपब्लिक इंडस्ट्री, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव और इसका जवाब होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं कि चीन सरकार द्वारा अपनाई गई एक वैश्विक अवसंरचना विकास रणनीति है। इसे पहले वन बेल्ट वन रोड
BOR, पहले OBOR कहा जाता था, अब इसे कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। ये 2013 में लॉन्च किया गया है। इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है सिल्क रोड रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। जो आपका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, ये सड़क के थ्रू होता है और जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, ये सी के थ्रू होता है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो फैक्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। मतलब डैश तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली स्थान को भरना। इसमें से क्या होगा? ऑप्शन है स्पीयर फिशिंग, स्नीकिंग, स्पैमिंग, साइबर स्टॉकिंग। और आपका जवाब है स्पीयर फिशिंग। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि स्पीयर फिशिंग एक लक्षित प्रयास है जिसमें हैकर किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन को निशाना बनाता है। समान फिशिंग जो बड़े पैमानों पर भेजी जाती है के विपरीत इसमें पीड़ित को जानकारी उपयोग किया था। ये किसी खास तरह के पर्सन को भेजा जाता है, जैसे किसी कंपनी के सीईओ हो या जिस जो ज़्यादा पैसे वाले हों, उनको ये ज़्यादा भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? जनवरी 2004, मार्च 2002, मार्च 2004 या जुलाई 2000 में? और आपका जवाब है जुलाई 2000 में। इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं कि भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2000 में किया गया था और इसका उद्देश्य अगले 2 दशक में कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है कि वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बच्चों ये क्वेश्चन लगातार हर दिन पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया है और हर दिन मैंने अपने वीडियो में बताया है, तो मुझे लगता है इसका जवाब आप लोग को आना चाहिए। इसका जवाब है 2006। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 60.251 द्वारा किया गया। इसने पूर्ववर्ती मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। तो 15 मार्च 2006 ये ध्यान रखोगे, इस दिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुआ था। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये क्वेश्चन निश्चित रूप से टफ क्वेश्चन था उस साल के लिए कि कौन से पर्सन है जो कि अफ्रीका को दौड़ के मतलब पूरी तरह से दौड़ के पार किए थे, पैदल चल के पूरे किए थे। ऑप्शन है केनिसिया बेकरे, रसकोक, सिसली लेमा या डेनिस किमेटो। और इसका जवाब है रसकुक। रसकुक ब्रिटिश नागरिक थे जो कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप को दौड़कर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ट्यूनीशिया तक लगभग 16,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। अगर आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। ये है देखो बच्चों दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से शुरू किया था और ये देखो चलते 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 ये ट्यूनीशिया यहाँ तक गया था। टोटल इसमें कुल मिला के इन्होंने 16 देशों का भ्रमण किया था। 16 देश से होते हुए वो ट्यूनीशिया तक पहुंचे थे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार या अफगानिस्तान। इसका जवाब है पाकिस्तान। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि IARI ने पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है क्योंकि वहां भारत की संरक्षित बासमती किस्म जो कि पूसा 1121 की अवैध खेती की जा रही थी, यह बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है। भारत ने इस पे केस किया था कि ये जीआई टैग इसको दिया गया है। जीआई टैग मैंने आपको बताया पहले भी एक वीडियो में बताया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो इंपॉर्टेंट तरह के प्रोडक्ट रहते हैं उनको जीआई टैग मिलता है। तो भारत ने इसे भी बासमती चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए फेमस है? और ऑप्शन आपका है राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। आपका जवाब होगा महाराष्ट्र। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की एक आदिवासी कला शैली है। यह मुख्य रूप से उत्तरी सह्याद्री रेंज में वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इसमें ज्यामितीय आकार, आकृतियां, वृत्त, त्रिकोण वर्ग का उपयोग होता है। बच्चों बहुत सारा फैक्ट ऐसा भी है जो स्लाइड में है, मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ, नहीं तो वीडियो जो 40-50 मिनट में बनता है वो 2 घंटे का वीडियो बनेगा। इसलिए आप लोग जितने भी फैक्ट स्लाइड में दिया गया है उसे भी एक बार जरूर देखते रहे।
चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है नोएडा, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज। इसका जवाब है लखनऊ। इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं कि लखनऊ चिकनकारी जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। ऐसा माना जाता है कि इसे मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा पेश किया गया था। तो इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। लखनऊ की चिकनकारी को जीआई टैग, जिसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक कहते हैं, वो प्रदान किया गया है। मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट तरह का प्रोडक्ट होता है उसे भारतीय सरकार जीआई टैग देता है। और इसमें नाजुक और छायादार कढ़ाई का काम शामिल है जो आमतौर पर सफेद मलमल के कपड़े पर किया जाता है। साथ में दो ऑप्शन है वाराणसी और प्रयागराज, उसके बारे में जान लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट। वाराणसी बनारसी साड़ी के लिए फेमस है और प्रयागराज आपको पता है कि हर 12 साल में वहाँ पे कुंभ मेला लगता है और हर साल वहाँ पे माघ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन है तेल का रिसाव, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण या अत्यधिक मछली पकड़ना। क्या कारण है महासागरीय अम्लीकरण का? और इसका जवाब है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। इसको एक डिटेल में देख लेते हैं। जब समुद्री जल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है जो समुद्री जल के पीएच को कम कर देता है। बच्चों पीएच का मान जब 7 से कम हो जाता है तो वो चीज अम्लीय हो जाता है। और जब समुद्री जल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है तो वहां समुद्री जल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, इस कारण से वो अम्लीय हो जाता है। आप एक बार स्लाइड को भी अच्छे से देख लोगे, इसमें फिगर में काफी अच्छे से आपको समझाया गया है। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? हरमन मेलविल, नाथानाइल हॉलटॉन, मार्क ट्वेन या वाशिंगटन इरविंग। और आपका जवाब है नाथाइन हॉटॉन ने लिखा है। द नोबल द द स्काटर लेटर 1850 में अमेरिकी लेखक नाथाइल हॉटन द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। और साथ में जो दूसरे ऑथर है उसके बारे में देख लेंगे, उनके बुक का क्या नाम है। हरमन मेलविल ने मोबी डिक लिखा है और मार्क ट्वेन ने द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर उपन्यास का रचना की है। उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? ऑप्शन है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट या ट्विटर। इसका जवाब है स्नैपचैट। एक बार स्लाइड को आप डिटेल में देख लोगे। निम्नलिखित में कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा निम्नलिखित में कौन सी रेखा है? ऑप्शन है 49वीं हैडलर लाइन, सेंगर लाइन, केडब्ल्यू लाइन या सिंगफ्रीड लाइन। और इसका आपका जवाब होगा सिंगफ्रीड लाइन। सिंगफ्रीड लाइन जो है यह 1930 के दशक में बनाई गई एक जर्मन रक्षात्मक रेखा थी जो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा का हिस्सा थी। काउंटर पार्ट जर्मनी ने एक लाइन खींचा जिसे कि सिंगफील्ड लाइन कहा जाता है। जर्मनी का कहना था कि यह लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा है। मान लो कि यहाँ पे ये एक सिंगफील्ड लाइन हो गया, ये जर्मनी ने खींचा। जर्मनी का कहना था कि ये यहाँ पे जर्मनी है और यहाँ पे फ्रांस है। लेकिन इसके काउंटर में फ्रांस ने एक लाइन खींचा, कुछ हटा के खींचा। मान लो कि जर्मनी का यहाँ था तो फ्रांस कुछ इस तरफ खींचता है एक लाइन, और फ्रांस का कहना है कि ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। इसके बीच में आज तक विवाद है। जो फ्रांस ने जो लाइन खींचा है उसका नाम है मेगिनाइट लाइन। ध्यान दोगे, फ्रांस ने जो लाइन खींचा उसका नाम है मेगिनॉट लाइन। जर्मनी ने जो लाइन खींचा है वो है सिंगफ्रीड लाइन। दोनों लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है। अंतर बस इतना है कि एक लाइन जर्मन ने खींचा है, एक लाइन फ्रांस की सरकार ने खींचा है। अब हम लोग दूसरे लाइन के बारे में देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। मेगिनोट लाइन तो मैंने बता दिया है। एक है 49वीं पैरेलल लाइन, ये यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा है। और लेटक्लिफ लाइन आप जानते हैं ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है जो लेटक्लिफ नाम लाइन के नाम से जाना जाता है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय निदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, the question है the director general of foreign trade comes under which ministry? ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। और आपका जवाब होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट है, स्लाइड में दिया गया, बच्चे इसे जरूर आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? हाइड्रोजन, यूरेनियम, सिलिकॉन या कार्बन। मुझे लगता है इसका में से ज्यादातर बच्चों को जवाब पता होगा। इसका जवाब है ऑप्शन
बी यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में यहाँ पे फैक्ट एक दो देख लेते हैं कि परमाणु विखंडन, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि आखिर जो ये परमाणु ऊर्जा बनता है, ये परमाणु ऊर्जा किस तरह बनता है, विखंडन से बनता है या संलयन से बनता है, परमाणु के मिलने से बनता है या अलग होने से। तो परमाणु ऊर्जा बनता है परमाणु विखंडन से बनता है, जिसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। इसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला ईंधन यूरेनियम है। स्लाइड में आप देख लो, स्लाइड देखोगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? ऑप्शन है, ये अपने सदस्य देशों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। इसका जवाब है बी, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसे एफएसबी कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करती है। इसकी स्थापना 2009 के G20 शिखर सम्मेलन के बाद की गई थी। भारत इसका एक सक्रिय सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, मदुरई, तंजावर या कांजीपुरम? और इसका जवाब होगा कांजीपुरम। कांजीपुरम जो है वो पल्लवों की राजधानी थी, जिसे कांची भी कहा जाता है। यह शिक्षा और वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था। पल्लव के बारे में एक दो फैक्ट देख लो कि पल्लव अपनी द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर और कालीनाथर मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। और पल्लव वंश का स्थापना सिंह विष्णु ने किया था, ये भी आप जान लो, सिंह विष्णु ने पल्लव वंश का स्थापना किया था। मदुरई पांडव राज की राजधानी थी। तंजौर चोल राज्य की राजधानी थी। बच्चों, ये आपका आज का क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। आप जो भी क्लास से संबंधित अपने विचार है प्लीज हमसे शेयर करें, कोई भी कमेंट हो वो शेयर करें। क्या चाहते हैं कि आपको क्या दिया जाए उसके बारे में हमें जरूर बताएं। जितने भी क्लास नोट्स हैं वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जा सकते हो और फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े अपने जो भी सुझाव हो हम तक जरूर पहुँचाएं। आप हमारे चैनल पे आए, इसको देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन आपके लिए नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग हाजिर होते रहेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।